बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर एस्पिरेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बाबर नदीम हेयर। डियर एस्पिरेंट्स, हम लोग आज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 जो है उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं और आज हमारा पहला लेक्चर है। ये एक तरह से इंट्रोडक्टरी लेक्चर होगा और इसमें हम रजिस्ट्रेशन एक्ट के बारे में बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो उसको हम लोग जो है वो समझेंगे। ठीक है, तो कोई भी बेयर एक्ट उसके बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि सबसे पहले आप उसके बारे में जो अपडेटेड लॉज हैं उनको जो है वो आप जो है उनको अरेंज करें। ठीक है, तो उसके लिए मैं ऑलरेडी आपको जो है वो बता चुका हूँ कि वो ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं। अगर वो फेडरल लॉ है, जैसा कि रजिस्ट्रेशन एक्ट ये फेडरल लॉ में भी आता है, तो ये pakistancourt.gov.pk से आप इसको जो है वो डाउनलोड जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, और अगर वो पंजाब का लॉ है तो पंजाब कोर्ट जो है उससे आप इसको जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने ऑलरेडी उसको जो है वो डाउनलोड कर लिया है। ठीक है, और ये मेरे सामने है, उर्दू में मुझे जो है वो नहीं मिला। अच्छा डियर फ्रेंड्स, से एक चीज़ जो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा वो ये है कि देखिए हमें ना एक लॉ के बारे में पूरी अवेयरनेस नहीं होती। मतलब रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 है ना, इसके साथ रूल्स भी हैं, इसके साथ रूल्स भी हैं। वेस्ट पाकिस्तान रजिस्ट्रेशन रूल्स, ये देखिए इसके साथ रूल्स भी हैं। अब ये रूल्स पढ़ने के आप पाबंद नहीं हैं, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ये आपके सिलेबस के लिहाज से बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन एज ए प्रोफेशनल लॉयर या जब आपने एज ए जज बनना है तो आप लोगों को इस चीज़ का इल्म होना चाहिए कि जो रजिस्ट्रेशन एक्ट है उसके साथ रूल्स भी हैं। ठीक है, तो ये रूल्स आप बेशक इनको इग्नोर करें, या जो मोटी मोटी चीज़ें होंगी इन रूल्स के बारे में वो मैं आपको जो है वो मैं आपको बताता चला जाऊंगा। लेकिन बात ये है कि आपको इल्म होना चाहिए उस चीज़ के बारे में कि रजिस्ट्रेशन एक्ट के साथ जो है वो रूल्स भी जो हैं वो मौजूद हैं। ठीक है, अच्छा अब हम वापस जो है वो चलते हैं। लीजिए आपने अपडेटेड लॉ जो है वो आपने अरेंज कर लिया। इसके अलावा मैंने कहा जब भी मेरा कोई लेक्चर आप रिकॉर्ड करें तो कॉपी पेंसिल आपके साथ हो, ताकि आप जो मैं बहुत सारी बातें जो मैं कह जाता हूँ जो स्क्रीन पे नहीं है आप उनको नोट कर सकें। अच्छा, हाउ टू रीड ए बेयर एक्ट, आज मैंने आपको ये व्हाट्सएप पे भी शेयर किया है। ठीक है, कि आप लोग पढ़ें कि एक बेयर एक्ट को कैसे पढ़ा जाता है। तो ये वही चीज़ें हैं जो मैं आपको ऑलरेडी जो है वो बता चुका हूँ। सबसे पहले हमें उस एक्ट का जो है वो पर्पस जो है वो उसका हमें जो है वो इल्म होना चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है जी, फिर उसके बाद ये है कि हमें उसका डेफिनेशन क्लास जो है ना उसको अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए। और मैंने आपको बताया था कि डेफिनेशन क्लास का मतलब ये है कि ये डेफिनेशंस आगे किसी न किसी सेक्शन में जो है वो इस्तेमाल होंगी। ठीक है, इसी तरह फिर ये है कि इसको लिटरली भी पढ़ने की ज़रूरत है कि उसने वो उसका मतलब जो है वो क्या कहना चाहता है। ये रजिस्ट्रेशन एक्ट का हिस्सा नहीं, वैसे मैं एक बात बता रहा हूँ, ब्रेक सेंटेंसेस इनटू पार्ट एंड रीड, जैसे मैंने आपको बताया या जैसे मैंने पीपीसी के नोट्स लिखे कि उसको पार्ट्स में तकसीम करें और फिर उसका हर एक को अलग-अलग करके पढ़ें। ठीक है, और गिव स्पेशल अटेंशन टू सम वर्ड, जैसे मे हो गया, एंड हो गया, आर हो गया, उसको आप अलहदा से जो है वो मीनिंग दें। खैर ये एक जनरल क्वेश्चन था। इसके अलावा आपको पता है कि मैं पहले भी बार बार कहता हूँ कि आप अपना इंडेक्स साथ के साथ खुद बनाएं। ठीक है, आज भी हमारा इसी के ऊपर फोकस होगा कि हम इसकी जो स्कीम है रजिस्ट्रेशन एक्ट की उसको समझें। ठीक है, अच्छा अगर हम जो है वो ऑब्जेक्ट एंड पर्पस की बात करें रजिस्ट्रेशन एक्ट की, द ऑब्जेक्ट एंड पर्पस ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्ट इज द कन्वर्सेशन ऑफ एविडेंस, assurance of title, publicity of document, and prevention of fraud. In other words, registration act is to give notice to the world by registering a document that such a document has been executed. डियर एस्पिरेंट्स, मेरी बात सुने। आज आज अगर मैं लाहौर की बात करूं तो हर प्रॉपर्टी करोड़ों की है। ठीक है, तो ये तो कुरान पाक में भी आता है कि जब आप कोई लेन देन करो तो उसको तहरीर कर लिया करो। ठीक है, तो बात ये है कि जुबानी तहरीर औरल कॉन्ट्रैक्ट जो है, ठीक है वो वैलिड है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत। लेकिन जो तहरीरी चीज़ हो जाती है, जो रिटर्न में आ जाती है, जो साइन अंगूठे आ जाते हैं, उसकी अपनी एक एविडेंशियल वैल्यू होती है। फिर दूसरा बंदा उससे जो है वो मुकर नहीं सकता।
और अगर वो डॉक्यूमेंट जो कि उन्होंने आपस में एग्जीक्यूट किया है वो किसी रजिस्ट्रार के सामने जाके रजिस्टर्ड हो जाए रजिस्ट्रेशन एक्ट के सामने, फिर तो वो उसको और स्ट्रॉन्ग प्रिजम्पशन ऑफ ट्रुथ अटैच हो जाती है और फिर कोई बंदा उससे भाग नहीं सकता, वो उससे इनकार नहीं कर सकता। और यूजुअली कोर्ट्स के अंदर जो है वो एक्सेप्शनल किस्म की प्रिजम्पशन वो जो है वो एविडेंस चाहिए होता है ऐसे डॉक्यूमेंट को जो है वो जो है वो सेट असाइड करने के लिए। क्यों? क्योंकि उसमें गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी होते हैं, सब लोग होते हैं, एक ऑफिशियल के सामने उसका बयान हो रहा होता है, तो हाउ इज इट पॉसिबल कि कोई ये कहे जी के कोई ये बात कहे जी मेरे साथ जो है वो फ्रॉड हो गया है। मैं मानता हूँ एक्सेप्शनल केसेस होते होंगे, लेकिन अगर ऑरल हो सब कुछ, ठीक है, तो फिर तो हर बंदा ही जो बददीयानत है वो कहता फिर जी मेरा तो कोई ट्रांजैक्शन हुआ ही नहीं, मैंने तो इसके नाम जो है वो प्रॉपर्टी की ही नहीं। तो दिस इज द रीजन कि रजिस्ट्रेशन एक्ट को लाया गया कि लोगों का जो टाइटल है उसको क्या किया जाए, उसको सिक्योर किया जाए और लोगों को जो है वो एक किस्म की प्रोटेक्शन मिल जाए, उनको ये पता चल जाए कि भाई जो एक राइट जो उनके फेवर में जो है वो क्रिएट हो गया है, तो ये कौन कर रहा है, ये है ऑब्जेक्ट एंड पर्पस ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908। ठीक है, अब आप मैं दोबारा पढ़ता हूँ, अब आपको समझ आ जाएगी। ऑब्जेक्ट एंड पर्पस ऑफ रजिस्ट्रेशन इज द कन्वर्सेशन ऑफ एविडेंस। क्या मतलब कि एविडेंस क्रिएट हो गया ना, जब एक रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट आ गया तो उसको प्रिजम्पशन ऑफ ट्रूथ अटैच हो गई। ठीक है, अश्योरेंस ऑफ टाइटल कि उसका पक्का टाइटल हो गया जिसकी फेवर में वो डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट हुआ है। पब्लिसिटी ऑफ द डॉक्यूमेंट क्या मतलब, इट इज ए नोटिस अगेंस्ट द पब्लिक कि भाई वो इस चीज का जो है वो मालिक बन गया है। एंड प्रिवेंशन ऑफ द फ्रॉड को रोका जाए कि कोई बात करके तो बाद में मुकर ना जाए। ठीक है, इन अदर वर्ड्स रजिस्ट्रेशन एक्ट इज टू गिव नोटिस टू वर्ल्ड बाय रजिस्टरिंग ए डॉक्यूमेंट दैट सच अ डॉक्यूमेंट हैज बीन एग्जीक्यूटेड। एक्चुअली स्ट्रॉन्ग प्रम्पशन कानूनी शहादत के मुताबिक एक रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट को स्ट्रॉन्ग प्रजम्पशन ऑफ ट्रूथ अटैच होती है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग प्रजम्पशन ऑफ ट्रूथ अटैच होने से क्या मुराद है कि उस प्रजम्पशन को रिबट करने के लिए कॉजेंट एंड कॉन्फिडेंस इंस्पायरिंग एविडेंस जो है वो रिक्वायर्ड होता है। तो ये ऑब्जेक्ट एंड पर्पज है रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 का कि भाई जो डॉक्यूमेंट जो वैल्यूएबल राइट्स ट्रांसफर हो रहे हैं उसको रजिस्ट्रेशन उनको रजिस्टर्ड करवाया जाए गवर्नमेंट के पास, ताकि लिटिगेशन कम हो। कल कोई बंदा अगर उसको चैलेंज करना चाहता है तो 100 दफा सोचे कि ये रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है। होप कि आपको मेरी इस बात की जो है वो समझ आ गई है। ठीक है, अब मैंने आपको स्कीम ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्ट जो है वो समझानी है। ठीक है, लेकिन उससे पहले ना मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। ठीक है, ये देखिए, ये एक रजिस्टर्ड सेल डीड है, रजिस्टर्ड सेल डीड है। मैं आपको एक कहानी सुनाने लगा हूँ। ठीक है, देखिए ये हो सकता है इसका रजिस्ट्रेशन एक्ट से कोई तल्लक नहीं है। होता ये है कि ये क्या करते हैं कि जो पार्टीज जो हैं, जब सबसे पहले तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत एक पार्टी ऑफर करती है, हाँ यार तो है प्रॉपर्टी मेरा प्लाट है खरीदना है। ठीक है, यहाँ एक पार्टी कहती है हाँ भी तुमने बेचना है, ये ऑफर, और दूसरी पार्टी कहती है हाँ जी मैंने जो है वो बेचना है। ठीक है, ये ऑफर एंड एक्सेप्टेंस हो गई। फिर वो कहता है अच्छा कितने में बेचना है, वो कहता है यार मैं तुम्हें ना ये 10 लाख में जो है वो दूंगा। ठीक है, तो वो कहता है जी एग्री कर जाते हैं, तो 10 लाख भी जो है वो कंसिडरेशन भी तय पा जाता है। तो ऑफर एक्सेप्टेंस और कंसिडरेशन अब आ जाए तो वो एग्रीमेंट है, और अगर वो एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ है तो वो क्या बन जाता है, कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। अब वो उनका आपस में क्या हो गया, एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया, उन्होंने लेन देन का सोच लिया कि हमने ये प्रॉपर्टी सोचनी है। फिर उनको किसी ने बताया कि भाई जो रजिस्ट्रेशन एक्ट है ना वो ये कहता है कि अगर 100 रुपये से ज़्यादा की वैल्यू है तो उसका रजिस्टर्ड होना ज़रूरी है, वरना उसकी कोई वैल्यू नहीं है। अब उन्होंने कहा जी क्या करें, फिर उन्होंने कहा चलो भाई जिसने बेचनी वो चले पटवारी के पास, वो चल के, या वो जो ऑफिशियल सेंटर बने हैं कंप्यूटराइज वहाँ चले, वो चल के अपने फ़र्द निकलवाए, अपनी इंटाइटलमेंट ले। उसने वहाँ से फ़र्द ली। ठीक है, अच्छा वो फ़र्द लेने के बाद उन्होंने क्या किया कि वो ना
वो फ़र्द लेके और फिर उसके बाद वो पंजाब बैंक में गए और वहाँ पे जाके उन्होंने ना वो अपना वो पार्टिकुलर्स दिए, अपने शनाख्ती कार्ड दिए और पीछे उनका और वो प्रिस्क्राइब वो खुद ही उसने कैलकुलेट की प्रॉपर्टी की वैल्यू, वो उनके पास है सारा कुछ, अब ऑनलाइन है कि इस इलाके की प्रॉपर्टी की कितनी वैल्यू है। उन्होंने खुद ही उससे जो है ना वो कैलकुलेट का कहा कि जी 36,000 रुपये की आपकी स्टैंप ड्यूटी बनती है, तो आप वो दे दें। तो उन्होंने वो वहाँ पे पैसे दिए। और आप ये अगर गौर करें ना, अगर आप ये गौर करें, ये चीज़ ये देखें, ये जो इंग्लिश में लिखा हुआ है, ये चीज़ नज़र आ रही है, डिस्क्रिप्शन, सेलर का नाम, परचेज़र का नाम, ये अब ई स्टैंप इसको कहते हैं। अब ये कंप्यूटराइज होते हैं, पहले किसी स्टैंप वेंडर से भी जाके मिल जाते थे, लेकिन अब आप जो है ये स्टैंप ड्यूटी जो है ये आप जाके कहाँ से लेते हैं, ये आप बैंक से जाके लेते हैं और वो सारा जो है वो जो है वो ऑनलाइन होता है। अच्छा, ये रजिस्ट्रेशन एक्ट का हिस्सा नहीं है, ले जी उन्होंने वो भी निकाल लिया। फिर उसके बाद अगर कोई रजिस्ट्रेशन फ़ी थी तो उन्होंने वो भी पे कर दी। अब उन्होंने क्या किया कि उन्होंने किसी कंप्यूटर वाले से कह के या किसी वसीक़ा नवीस से कह के अपनी ये तहरीर लिखवा ली कि ये प्रॉपर्टी है। वही कि वो क्या कहता है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या कहता है कि ऑफर, एक्सेप्टेंस, कंसीडरेशन और प्रॉपर्टी की डिस्क्रिप्शन, वो सारा कुछ हो। उन्होंने कहा जी कि हमारी ये प्रॉपर्टी है, ठीक है, इन गुआन के सामने हम बेच रहे हैं, सारा कुछ जो है ना वो उन्होंने अपना जो है ना लिख लिया। अब उन्होंने अपना एक डॉक्यूमेंट जो है वो तैयार कर लिया, ठीक है। अब उन्होंने क्या करना है, अब उन्होंने उसको रजिस्टर्ड करवाना है। क्या करवाना है? रजिस्टर्ड करवाना है। अगर तो वो किसी डिस्ट्रिक्ट के हेडक्वार्टर पे हैं तो वो जाएंगे रजिस्ट्रार के पास। किसके पास जाएंगे? रजिस्ट्रार के पास। और अगर वो किसी डिस्ट्रिक्ट के हैं उसके पास तहसील में है तो वहाँ का जो सब रजिस्ट्रार का ऑफिस है वो उसके पास जाएंगे, ठीक है। जब वो वहाँ पे जाएंगे ना तो सबसे पहले ना वो किसके पास जाएंगे, वो जो मुहर्रर होगा ना, वो रजिस्ट्री मुहर्रर, वो उसके पास जाएंगे और उसको वो अपनी जो है ना वो रजिस्ट्री दे देंगे। वो क्या करेगा, ये आपके सामने लिखा आ रहा है, तस्दीक की जाती है कि दस्तावेज हाजा अंडर वैल्यू नहीं है, दस्तावेज हाजा हाजा रकबा इतना बामताब पर मुश्तमिल है, इस पे स्टैम्प ड्यूटी इतने की है, लोकल गवर्नमेंट के चार्जेस इतने हैं, रजिस्ट्रेशन फीस इतनी है, सीवी टैक्स 1% है, कैपिटल ये गेन ये है, विद होल्डिंग टैक्स 1% है, बामुताबिक कानून में इसमें कोई हुक्म इम्तनाई नहीं है। ये उसने रिपोर्ट कर दी, किसने? उसके सब रजिस्ट्रार के नुमाइंदे ने, ठीक है। अच्छा, ये ना ये स्टैंप नहीं है कोई भी लॉ में, ये उसने अपनी सहूलत के लिए लिखा हुआ है कि मैं बस जगह पुर कर लूँ तो मेरी जान छूट जाए। ले जी, होगी, ये उसने ओके कर दिया। अब उनको कहेगा कि जाओ, तुम जाओ किसके पास? अंदर रजिस्ट्रार बैठा हुआ है उसके पास जाओ, ठीक है। तो वो सब रजिस्ट्रार या रजिस्ट्रार के सामने पेश हो जाएंगे। अब जब सब रजिस्ट्रार के सामने वो पेश होंगे, उसको फाइल, तो उसको कहते हैं प्रेजेंट करना, प्रेजेंटेशन ऑफ दी दैट डॉक्यूमेंट, ठीक है। मैं ये जो वर्ड बोल रहा हूँ ना, ये मैंने पूरा रजिस्ट्रेशन एक्ट आपको बताता जा रहा हूँ। आगे हमने यही चीज़ें पढ़नी है और यही मिसाल लेके हम लोगों ने जो है ना वो आगे जाना है। मैं आपको एक बच्चों एक बात बताऊं, देखो, शर्मिंदगी वाली कोई बात नहीं है। आज मैंने आपको रजिस्ट्रेशन एक्ट पढ़ाना था ना, तो मैंने सोचा कि मैंने कभी ये काम प्रैक्टिकली नहीं देखा, तो मैंने एक दोस्त को फ़ोन किया, मैंने कहा यार हमने ना वो आज जो है ना सब रजिस्ट्रार के ऑफिस जाना है। तो उसने कहा सर उसको बता के चलते हैं प्रोटोकॉल के साथ। मैंने कहा नहीं यार, आपने उसको ये नहीं बताना कि मैं जज हूँ, हम सिंपल वे में जाएंगे और लेमैन बन के जाएंगे, ठीक है। और वहाँ पे जाके क्योंकि वो तुम्हारा दोस्त है तो उससे बात करेंगे और उससे मैंने 2-4 चीज़ें पूछनी है। लीजिए हम वहाँ पे चले गए, तो उसने कहा जी ये मेरे दोस्त हैं, इनका कोई इंटरव्यू है, तो ये रजिस्ट्रेशन एक्ट पढ़ रहे हैं, तो ये सीखना चाहते हैं, इन्होंने 2-4 चीज़ें सीखनी है आपसे। तो मैंने उससे कहा यार आप मुझे ना, पहले उसको कहा कि आप बताओ कि रजिस्ट्री कैसे होती है। तो जो कहानी मैं आपको सुना रहा हूँ ना, यही कहानी उसने मुझे सारी सुनाई। तो मेरे लिए कितना आसान हो गया, अब मैं लॉ पढ़ूंगा तो मेरे लिए कितना आसान हो गया। आगे भी मैं बताऊंगा, जिस तरह उसने बताया मैं आपको बता रहा हूँ, फिर लॉ से उसको जो है हम आगे वाले आने वाले वक्त में रजिस्ट्रेशन एक्ट में बस उस कहानी को ही हमने जो है वो लॉ से जो है वो कनेक्ट करना है। तो भाई ये तो मैंने एक मिसाल दी,
ये तो मैंने आपको एक मिसाल दी है। आप कहते हैं सर मुझे जमाबंदी नहीं आती, मुझे लैंड रेवेन्यू एक्ट नहीं आता। जाएं जाएं आप किसी पटवारी के पास जाएं, कोई कोई आर नहीं है, एक ग्रुप बना के चले जाएं, किसी के रेफरेंस से चले जाएं, चाहे उसको चाय पिलानी पड़े, उसको कुछ पैसे देने पड़े, उसको दोस्त बनाना पड़े, उसके पास 2-4 दिन लगाओ। बिलीव मी, आप लैंड रेवेन्यू के एक्सपर्ट हो जाओगे, आप लोगों को बताते फिरोगे। और मैं आपको एक बात बताऊं, जब आप एक चीज़ को प्रैक्टिकली देख लेते हैं ना, तो फिर जब वो आप स्टैचू पढ़ते हैं तो वो आपको ना हलवे की तरह लगता है, आपको बड़ा मज़ा आता है कि यार ये भाई ये बुक नंबर 1 जो कह रहा है ये तो उधर रजिस्ट्रार के पास मैंने देखी थी, उधर तो मैंने ये चीज़ देखी थी। तो ये मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूँ, ठीक है। अगर आपने फ़र्ज़ करो, अगर आपने फैमिली लॉ सीखना है तो जाओ किसी फैमिली कोर्ट में बैठो 2-4 दिन, और उसके एल्मा से लेके वो फाइलें शाइलें पढ़ो, आपको पता चले कि फैमिली लॉ में किस तरह से ऑर्डर होने। यानी चीज़ों को प्रैक्टिकली लें, चीज़ों को फ़र्ज़ करें आपने एक स्पेसिफिक परफॉर्मेंस या एग्रीमेंट टू सेल का आपके पास दावा है, तो आप वो सीखना चाहते हैं, तो भाई जाओ आप कुछ अरसे के लिए जो है ना किसी वो जाओ किसी दोस्त के साथ जाओ और पूरा प्रोसीजर देखो कि एक एग्रीमेंट जो है वो कैसे एग्जीक्यूट होता है, कैसे स्टैम्प पेपर निकलते हैं। तो ये चीज़ें अगर आप स्पेसिफिकली सीखेंगे ना, तो फिर लॉ पढ़ना आपके लिए जो है वो बड़ा ईजी हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब मैं आगे चलता हूँ। उसने ये रिपोर्ट कर दी, अब उसने उनको रजिस्ट्रार के सामने पेश कर दिया। अब रजिस्ट्रार क्या करेगा? सबसे पहले तो वो ना, लॉ कहता है कि वो डेट ऑफ प्रेजेंटेशन और वो सारा कुछ जो है ना वो लिखेगा उस डॉक्यूमेंट के ऊपर, ठीक है। तो ये देखें आप ज़रा, सबसे पहले उस रजिस्ट्रार ने क्या किया, उसने उसकी हाजिरी लगाई बेचने वाले की और लिखा, दस्तावेज बगैर से रजिस्ट्री रूबरू रजिस्ट्रार कोटरा दा किशन मोरखा 28/6/18 बावकत इतना बरोज इतना मंजाना बाया पेश हुई। तो ये बेसिकली उसने स्टैंप बनाई है, वैसे उसने ये हाथ से लिखना था, आप इसको स्टैंप ना समझें। तो अभी मैं जब हम रजिस्ट्रेशन एक्ट पढ़ेंगे तो हम वो प्रेजेंटेशन पढ़ेंगे, तो आप देखिएगा कि उसमें ये लिखा हुआ है कि जब एक डॉक्यूमेंट प्रेजेंट होता है तो वो जो रजिस्ट्रार है, वो जो जिस ऑफिसर होता है वो उसकी क्या करता है, अपने हाथ से एंट्री करता है और लिखता है, डेट लिखता है, प्लेस लिखता है, टाइम लिखता है, दिन लिखता है और लिखता है कि ये प्रेजेंट किसने की। क्यों भाई, कोई मजा आया? आपने एलएलबी में भी पढ़ा है तो देखा प्रैक्टिकली चीज, आपने देखा प्रैक्टिकली, अगर सीखा हो तो कितना आसान होता है। और नीचे उसने साइन कर दिए। अच्छा जी, डेट ऑफ प्रेजेंटेशन हो गई। फिर उसके बाद क्या होता है कि वो दोनों पार्टियों से पूछता है, हाँ भाई आपने ये डॉक्यूमेंट अपनी मर्जी से साइन उठे, सारा कुछ ये आपने अपनी मर्जी से तहरीर किया, सारा कुछ खुद किया, ठीक है। तो वो कहते हैं हाँ जी हाँ जी हाँ जी। वो कहता है पैसे ले लिए हैं सब रजिस्ट्रार, या रजिस्ट्रार पूछता है, वो कहता है हाँ जी। तो अब वो एक और बयान लिखता है। ये बेशक उसने अपनी सहूलत के लिए स्टैंप की सूरत में लगाया हुआ है, लेकिन ये उसने हाथ से लिखना है। आमर रशीद बाया शौकत अली मुश्तरी ने दस्तावेज आज़ा की तहरीर व तकमील सुनकर समझकर दुरुस्त तस्लीम की है और ज़र मबलग 7 लाख रुपए हर साल वसूल किया है और रूबरू मोहम्मद इमरान मार्जिनल वसूल पाए हैं। फ्री कैन की शिनाख्त मोहम्मद इमरान नंबरदार एडवोकेट ने की है, मोहम्मद अगवा हाशिया ने की है। देखा, पूरा बयान उसने लिख दिया। नीचे फिर उसने रजिस्ट्रार ने अपने क्या कर दिए, उसने साइन कर दिए। और अब फिर जिन्होंने बयान दिए हैं और जो शनाख्त के निंदे हैं नीचे, उनके क्या आगे साइन आ गए। अब लॉ फिर कहता है कि ये बयान होने के बाद वो फिर एक एंडोर्समेंट करेगा, सब रजिस्ट्रार के ये अंगूठे मेरे सामने हुए हैं, ठीक है। तो ये देखें, दस्तखत निशान अंगूठा जात मेरे रूबरू हुए, ये सब रजिस्ट्रार लिख रहा है। तो आपने देखा 3-4 किस्म के बयान जो है उसके रूबरू जो है वो रजिस्ट्रार के सामने जो है वो लिखे गए हैं और वो साइन अंगूठे भी हो गए हैं, ठीक है। अच्छा, अब वो एंड पे क्या करेगा, जब सारा प्रोसीजर खत्म हो जाएगा तो वो अपनी सील लगाएगा उसके ऊपर। ये सील क्या होगा, ये बेसिकली एक सर्टिफिकेट होगा और ये इस चीज़ का प्रूफ होगा कि वो डॉक्यूमेंट उसकी फेवर में एग्जीक्यूट हो गया है और वो डॉक्यूमेंट जो है वो रजिस्टर्ड हो गया है। अच्छा, एंड पे वो एक और चीज़ लिखेगा, कहता है दस्तावेज 2129 बई नंबर इतना जिल्द नंबर इतना आज मोरखा 28/6/18 को चिस्पा की गई। बच्चों, ये आज मैं सारी चीज़ें देख के आया हूँ, ठीक है।
और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में मैं इन सब को एक्सप्लेन करूँगा और मैं आपको बताऊँगा कि ये क्या चीज़ है और किस तरह से आपको ईज़ी वे में समझाऊँगा और इंशाल्लाह आप लोगों को जो है वो समझ भी आ जाएगी। ठीक है, ले जी अब मैंने आपको एक कहानी सुना दी, आपके ज़हन में एक कॉन्सेप्ट बैठ गया है कि रजिस्ट्रेशन एक्ट का मकसद ये है कि पार्टियों के राइट जो है उनको प्रोटेक्ट किया जाए ताकि कल को कोई फिर ना जाए, कोई अपनी बात से जो है वो मुकर ना जाए। ठीक है, अच्छा अब सबसे पहला जो क्वेश्चन अराइज होता है वो ये है कि ये सब रजिस्ट्रार रजिस्ट्रार कौन है। मेरी बात एक और से सुनो बच्चों, हमेशा हमेशा हर हर इंस्टीट्यूशन के पीछे कोई ना कोई बाइंडिंग फोर्स कोई लॉ होता है। मसलन अगर एक फैमिली कोड काम कर रही है तो वो फैमिली कोड एक्ट में लिखा है कि एक फैमिली कोड बनाई जाएगी और उसमें जो है वो एक फैमिली जज बनाया जाएगा। अगर एक सिविल कोड काम कर रही है तो वो सिविल कोड ऑर्डिनेंस 1962 में लिखा है कि इस तरह से एक जो है वो सिविल कोड होगी। अगर एक जो है वो अगर क्रिमिनल कोड काम कर रही है तो वो सेक्शन 6 है आई थिंक सीआरपीसी का जो कहता है एक क्रिमिनल कोड होगी और गवर्नमेंट उसको व्हाटसोएवर है। तो इसी तरह अगर ये रजिस्ट्रार सब रजिस्ट्रार हम बचपन से सुनते आ रहे हैं तो इनकी बाइंडिंग फोर्स कहाँ है, ये जो इनका इंस्टीट्यूशन है ये किस लॉ के तहत बना है। तो ये अब आ जाए मैं जो आपको बेसिकली पढ़ाना चाह रहा हूँ स्कीम ऑफ द लॉ। ठीक है, उसमें देखें पार्ट वन तो प्रीलिमिनरी है ना जिसमें डेफिनेशन होंगी। पार्ट 2 देखें रजिस्ट्रेशन ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द रजिस्ट्रेशन एस्टेब्लिशमेंट। अब ये रूल्स भी इससे कनेक्ट करेंगे और ये सेक्शन 3 से 16 जो है वो भी जो है वो इससे क्या करेंगे, इससे जो है वो कनेक्ट करेंगे। ठीक है, ये देखें ना इधर ये पार्ट 2 जो है ऑफ द रजिस्ट्रेशन ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ रजिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट एंड सब डिस्ट्रिक्ट्स। ठीक है, ऑफिस ऑफ सब रजिस्ट्रार और ये सेक्शन 6 क्रिएट कर रहा है रजिस्ट्रार और सब रजिस्ट्रार, उसकी ऑफिस की बात हो रही है, उसकी एब्सेंस की बात हो रही है। तो सबसे पहले तो इंस्टीट्यूशन जो है वो बन गया। ठीक है, अब मेरी अगली बात सुने, क्या एक रजिस्टर्ड सीएलडीडी एक सीएलडीडी का ही रजिस्टर्ड होना जरूरी है? नहीं, कई डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं जो जिनका रजिस्टर्ड होना जरूरी है। तो आप बड़ा एलएलबी में पढ़ के आए हैं सेक्शन 17 जो कहता है रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट कंपल्सरी टू बी रजिस्टर्ड। तो वो कहाँ पे लिखा हुआ है बच्चों, वो चैप्टर 2 है, ये पार्ट 2 पार्ट 3 है ऑफ रजिस्टरेबल डॉक्यूमेंट, सेक्शन 17 से लेके सेक्शन 22 तक। तो ये पार्ट 3 में हम पढ़ेंगे कि कौन से डॉक्यूमेंट हैं जिनकी रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी है और कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जिनकी रजिस्ट्रेशन जो है वो ऑप्शनल है। ठीक है, तो ये हम आगे चल के जो है वो पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा फिर एक और बात है, अगर एक डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड नहीं है तो उसकी क्या एविडेंशियल वैल्यू है, वो किसी पर्पस के लिए नहीं है, वो सिर्फ कोलैटरल पर्पस के लिए इस्तेमाल हो सकता है, उसकी अदरवाइज कोई एविडेंशियल वैल्यू नहीं है। ये कौन सा ये चैप्टर है, ये पार्ट देखें पार्ट 10 अफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड नॉन रजिस्ट्रेशन। तो जो वो है पार्ट 3 उसको किसके साथ मिला के पढ़ना पड़ेगा, उसको पार्ट 10 के साथ मिला के पढ़ना पड़ेगा जो ये बताएगा कि उस डॉक्यूमेंट को अगर वो रजिस्टर्ड नहीं हुआ तो उसकी क्या एविडेंशियल वैल्यू है और अगर वो रजिस्टर्ड हो गया तो उसकी क्या एविडेंशियल वैल्यू है। ये कौन बताएगा हमें, ये हमें पार्ट 10 जो है वो बताएगा। ठीक है, अच्छा अब मेरी एक बात सुनिए आप, इधर जो हम लोगों ने ये रजिस्टर्ड सेल डीड देखी थी, ये जो रजिस्ट्रार के सामने उसने पेश किया डॉक्यूमेंट, क्या ये वो अपनी मर्जी से जब मर्जी पेश कर दें? नहीं 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 डियर एस्पिरेंट्स, जब उन्होंने आपस में वो कर लिया, उसको एग्जीक्यूट कर लिया डॉक्यूमेंट को, तो अब उनके पास लिमिट है आई थिंक 3 माह की या 4 माह की लिमिट है कि उन्होंने वो डॉक्यूमेंट जो है वो कहाँ पे लेके जाना है, वो रजिस्ट्रार के सामने जाके उसको प्रेजेंट करना है। अगर वो नहीं करेंगे तो उसकी कोई पेनल्टी है। तो फिर उसकी एक्सेप्शन भी है, अगर वो ब्रॉड हो ये वो बंदा जिसने आके प्रेजेंट करनी है। तो अब बात ये आती है कि ये कहाँ पे है, तो टाइमिंग, इसकी टाइमिंग कहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, अच्छा तो अब आप आए वो अब आप पार्ट 4 देखें टाइम ऑफ प्रेजेंटेशन, के डॉक्यूमेंट को
प्रेजेंट करने का एक डॉक्यूमेंट वो है, वो टाइम है, जो कि कौन बताता है, वो पार्ट 4 बताएगा। ठीक है, सेक्शन 23 से लेके सेक्शन 27 तक। अब एक बात सुनिए आप, मैंने आपको जो डॉक्यूमेंट जो है वो दिखाया था, मैंने जो डॉक्यूमेंट दिखाया था, ये कहाँ पे सब रजिस्ट्रार, कौन सा ऑफिस है, कोट राधा किशन। तो ये कोट राधा किशन के सब रजिस्ट्रार के सामने पेश हुई है। और ये प्रॉपर्टी कहाँ की थी, ये प्रॉपर्टी भी उसी की, कसूर की या कोट राधा किशन की ही थी। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि भाई ऐसे नहीं हो सकता प्रॉपर्टी कराची की और आप उसको उठ के कहाँ प्रेजेंट कर दो, आप लाहौर में प्रेजेंट कर दो, ऐसे नहीं है। और जिस डिस्ट्रिक्ट की वो प्रॉपर्टी है या सब डिस्ट्रिक्ट की प्रॉपर्टी है, उसको आपने उसी मुतलका सब रजिस्ट्रार के सामने पेश करना है। तो अब पहले था टाइम फॉर प्रेजेंटेशन, अब आ गया प्लेस फॉर प्रेजेंटेशन। तो ये हमें कौन बताएगा, ये हमें अगला पार्ट बताएगा, पार्ट 5 उसका बताएगा, ऑफ द प्लेस ऑफ रजिस्ट्रेशन, और सेक्शन 28 से लेके सेक्शन 31 तक जो है वो हमें जो है वो बताएगा। ठीक है, अच्छा आप मेरी एक बात सुनिए, ये डॉक्यूमेंट उसके सामने प्रेजेंट हुआ। ठीक है, ये उसने लिखा मेरे पास प्रेजेंट हुआ है, उसके बाद उसने उसको एडमिट करते हुए नीचे उनका बयान लिख दिया, वो इसको रिफ्यूज भी कर सकता है। तो अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि जब एक डॉक्यूमेंट प्रेजेंट कर दिया गया एट प्रॉपर टाइम और प्रॉपर प्लेस, तो अब वो जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है, वो सब रजिस्ट्रार है, वो कौन सा प्रोसीजर अडॉप्ट करेगा उसको रजिस्ट्रेशन करने के लिए। तो वो अगला पार्ट है, वो ये है ऑफ प्रेजेंटिंग डॉक्यूमेंट ऑफ द रजिस्ट्रेशन, सेक्शन 32 से लेके सेक्शन 35 तक है, जो उससे क्या करता है, वो डील करता है, जो बताता है कि ये डॉक्यूमेंट कौन प्रेजेंट कर सकता है, आया थ्रू कमीशन प्रेजेंट हो सकता है या नहीं हो सकता। ये जो है वो पार्ट 6 जो है वो जो है वो इसकी बात जो है वो करता है। ठीक है, अब मेरी एक बात सुने, अब ये जो डॉक्यूमेंट प्रेजेंट हुआ है, वो जो डॉक्यूमेंट प्रोसीजर हुआ है, उसको या तो वो रजिस्ट्रार क्या करेगा, एडमिट कर लेगा, या क्या कर देगा, डिनाई कर देगा। ठीक है, अगर वो उसको एडमिट कर लेता है उसको कि भाई ठीक है ये डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड हो सकता है, ठीक है, और दूसरी पार्टी भी कहती है हाँ जी मैंने इसको प्रॉपर्टी जो है वो बेची है, तो उस सूरत में नेक्स्ट प्रोसीजर जो है वो क्या होगा, उसकी मुतलका जो है, आप इधर देखें, ये पार्ट 11 देखें, जिसमें वो कहता है एज टू प्रोसीजर ऑन एडमिटिंग टू द रजिस्ट्रेशन, कि जब एक डॉक्यूमेंट आ जाता है तो फिर क्या होगा, फिर वही जो कहानी मैंने आपको सुनाई है ना, वही होगा कि वो उसकी एंट्री करेगा, वो सारा कुछ करेगा, मुतलका बुक में उसकी जो है वो एंट्री करेगा, एंड पे सर्टिफिकेट जारी करेगा। अच्छा अगर वो डिनाई कर देता है तो क्या होगा, अगर वो डिनाई कर देता है तो क्या होगा। अच्छा ये आपने देखा है, मैंने इसको ये चैप्टर जो पार्ट जो है पार्ट 6 जो है प्रेजेंटिंग डॉक्यूमेंट को, इसको मैंने जो है वो मैंने रिलेट किया है किसके साथ, पार्ट 11 के साथ, जिसमें वो प्रोसीजर लिखा हुआ है कि कैसे कैसे उसकी एंट्रीज होंगी और किस किस तरह से जो है वो उसकी जो है वो एंट्रीज होंगी। अच्छा अगर वो उसको इनकार कर देता है कि भाई मैंने इसकी रजिस्ट्रेशन नहीं करनी, तो फिर क्या होगा, फिर वो सेक्शन 35 से डायरेक्ट उठेंगे और किस पे चले जाएंगे, पार्ट 12 पे चले जाएंगे, ऑफ रिफ्यूजल टू रजिस्टर, कि उसने उसको रिफ्यूज कर दिया है, तो अब जो है अब क्या होगा। ठीक है, तो ये फिर उसको हम आगे पढ़ेंगे, वो अपील होगी, कहाँ होगी, कैसे होगी, वो सारी चीज़ें जो हैं वो हम लोग जो हैं उसको जो है हम देखेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद ये पार्ट 7 है ऑफ इन्फोर्सिंग द अपीयरेंस ऑफ एग्जीक्यूटेंट एंड विटनेसेस, अगर ज़रूरत हुई कि विटनेसेस को बुलाने की तो फिर क्या किया जाएगा। ठीक है, अच्छा ये जो पार्ट 8 और 9 है ये स्पेशली विल के लिए हैं, विल्स जो हैं विल्स उनको कैसे इंटरटेन करना है, वो वैसे तो वो ऑप्शनल होती हैं, अगर उनको रजिस्टर्ड करना है तो वो कैसे होंगी, वो सारा हमने देख लिया, पार्ट 9 भी हमने देख लिया। अगर कॉपी लेनी है उसकी वो सॉरी पार्ट 9 भी देख लिया, 11 भी देख लिया, और अगर कॉपी लेनी हो डॉक्यूमेंट की तो वो कैसे ली जाएगी, वो ये चैप्टर 11 है, रिफ्यूज़ल है। हाँ अब एक बात सुने, ये इधर आए ना ज़रा, ये देखें इधर,
ये जो हमने डॉक्यूमेंट देखा था इसके शुरू में देखें। अब ये डॉक्यूमेंट को रजिस्टर्ड करवाने की उसने फीस भी दी है, रजिस्ट्रेशन फीस 1016 रुपये, ये उसने रजिस्ट्रेशन फ़ी पे की है। यानी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत जो डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड होना है, एक तो वो स्टैंप ड्यूटी है ना जो गवर्नमेंट ने ली है, ठीक है। तो अब जो रजिस्ट्रेशन फ़ी है वो कितनी है, वो ये वाली और ये कहाँ पे लिखा हुआ है, ये जो इसका जो ये चैप्टर है, पार्ट जो है ये वाला, ये हम करेंगे, ये जो है ऑफ द फी फॉर रजिस्ट्रेशन, ये इसके तहत इसमें और रूल्स के साथ मिला के लिखा हुआ है कि फ़ी जो है वो कितनी होगी। अच्छा, अगर एक बंदा वो उसको नहीं रजिस्टर्ड करवाता या इसमें कुछ है कि सर्कमस्टांसेस है जहाँ पे पेनल्टीज़ का जिक्र है, वो भी हम देखेंगे। फिर एक पार्ट है मिसलेनियस का। तो देखा मैंने आज आपको रजिस्ट्रेशन एक्ट की एक स्कीम बताई है कि रजिस्ट्रेशन एक्ट होता क्या है, उसकी स्कीम क्या है, एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दे के आपको समझाया है। और अब इंशाल्लाह हम उसको जो है वो पढ़ना भी शुरू करेंगे। मैं आपसे उम्मीद करता हूँ आप सब लोग जो है वो इसको अच्छी तरह से देखेंगे और यूट्यूब में आप कमेंट ज़रूर किया करें, चाहे एज़ पर योर स्टडी प्लान आप जब भी इसको पढ़ें, ताकि मुझे भी पता चले कि आपने उसको पढ़ा है या नहीं पढ़ा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच, शुक्रिया।